ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार सिडनी में हाल ही में इसराइल गजा संघर्ष और मानवीय संकट के खिलाफ एक ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। न्यू साउथ वेल्स में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद सिडनी के प्रतिष्ठित हार्बर ब्रिज पर इंसानियत का मार्च यानी मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी का आयोजन हुआ, जिसमें 90,000 से 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। ये प्रदर्शन गजा में चल रहे युद्ध और वहां की मानवीय स्थिति को लेकर ऑस्ट्रेलियाई लोगों की गहरी चिंता को दर्शाता है। मार्च ऑफ ह्यूमैनिटी का आयोजन फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप ने लिया था, जिसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया और जूइश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त था। ये मार्च गजा में इसराइल की कठोर सैन्य कार्रवाइयों और भुखमरी के खिलाफ था। प्रदर्शनकारी सीजफायर नाउ और फ्री पैलेस्टाइन जैसे नारे लगा रहे थे और कई लोग बर्तन और पैन लेकर आए जो गजा में भुखमरी का प्रतीक था। सिडनी हार्बर ब्रिज, जो शहर का एक प्रमुख प्रतीक और यातायात मार्ग है, उसे सुबह 11:30 बजे से दोपहर 4 बजे तक वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस ने अनुमान लगाया कि लगभग 90,000 लोग इस मार्च में शामिल हुए, जबकि आयोजकों ने दावा किया कि यह संख्या 2 से 3 लाख के बीच थी। भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शन में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक विभिन्न धर्मों, जातियों और अन्य कई पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इस मार्च को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पुलिस का कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर मार्च से क्राउड क्रश का खतरा था और यातायात व्यवस्था चरमरा सकती थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेलिंडा रिग ने शनिवार 2 अगस्त को पुलिस की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि आयोजक जोश लीज ने गजा में मानवीय संकट के लिए तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से समझाया। जज ने यह भी कहा कि प्रतिबंध आदेश से सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार का कोई सबूत नहीं है और इसलिए मार्च की मंजूरी दी गई, जिससे प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक सभा से संबंधित अपराधों जैसे ट्रैफिक अवरोध के लिए कानूनी संरक्षण मिला। खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम आबादी महज 3.2% है। 2021 की जनगणना के अनुसार देश में 8,13,392 मुस्लिम रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ इतनी ही आबादी होने के बावजूद मार्च में कौन लोग शामिल हुए। इस प्रदर्शन की खासियत ये थी कि इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों और अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग शामिल थे। इसमें मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और ऑस्ट्रेलिया के नागरिक समेत अन्य समुदायों के लोग थे जो गजा में मानवीय संकट के खिलाफ एकजुट हुए। ग्रीन्स के सीनेटर महरीन फारूकी ने कहा कि यहाँ हर जगह से लोग हैं, हम बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक हैं। जूइश काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने इसे गजा को बचाने के लिए एक सामूहिक आह्वान बताया। प्रदर्शन में शामिल एक प्रदर्शनकारी ज़ारा विलियम्स ने अपने बच्चे के साथ मार्च करते हुए कहा कि हमारा देश इसराइल पर कोई सख्त प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, हम एक पूरी आबादी की भुखमरी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस मार्च में स्वदेशी समुदायों, यूनियनों और मानवाधिकार संगठनों ने भी हिस्सा लिया, जो इसे एक व्यापक सामाजिक आंदोलन बनाता है। आपको बता दें कि आयोजकों ने इसे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया, जिसमें लोगों ने गजा में बच्चों की भुखमरी और युद्ध की भयावहता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। यानी कि दुनिया भर में गजा को समर्थन मिल रहा है और इसराइल के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आखिरकार इसराइल में नेतन्याहू सरकार बैकफुट पर आ गई है। तख्ता पलट से लेकर नेतन्याहू के खिलाफ विद्रोह तक, यह सब कुछ इसराइल में एक ट्वीट के कारण हो रहा है, जिसने सियासी गलियारों में भूचाल खड़ा कर दिया। सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। इसराइली पुलिस उन्हें खदेड़ने का प्रयास कर रही है। वाटर कैनन से लेकर वो तमाम तरीके उन्हें कंट्रोल करने के लिए किए जा रहे हैं, जिनसे उग्र होती भीड़ को रोका जा सके। कई लोगों को हिरासत में लेने की खबर है। रात दिन वे लोग नारेबाजी कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे यायर नेतन्याहू ने सेना प्रमुख एयाल जामिर पर तख्ता पलट की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जामिर इसराइल में विद्रोह करवाना चाहते थे और गाजा पर पूर्ण कब्जे के खिलाफ हैं। यायर का दावा है कि सेना प्रमुख ने जानबूझकर सरकार को जाल में फंसाने की योजना बनाई और देश की नीति के खिलाफ काम किया। हालांकि जामिर ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि जंग के बीच इस तरह के हमलों का क्या मकसद है। उन्होंने कहा, आप मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा।
मामला इतना गंभीर हो चुका है कि खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस पर अब सफाई देनी पड़ी। उन्होंने अपने बेटे को बचाते हुए एक मैसेज दिया जिसमें उन्होंने कहा, मेरा बेटा बड़ा हो गया है, वह 33 साल का है, हर बार पद छोड़ने की धमकी देना ठीक नहीं। यदि हम आपकी योजना से सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इस्तीफे की धमकी देंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बता दें कि एयाल जामिर पहले ही गाजा पर पूर्ण कब्जे के खिलाफ अपनी राय जाहिर करते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि अगर इजरायली सेना ने गाजा पर फुल कंट्रोल की कोशिश की तो यह न सिर्फ एक रणनीतिक जाल होगा बल्कि हमास की कैद में मौजूद 20 बंधकों की जान को भी खतरा होगा। दरअसल मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में गाजा पर नियंत्रण को लेकर 3 घंटे तक गहन चर्चा हुई, जहां सेना और सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए। अब इस प्रस्ताव पर कैबिनेट में वोटिंग कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस कब्जा योजना पर अब आगे बढ़ने के पक्ष में है, लेकिन सेना प्रमुख की राय इसके एकदम विपरीत है। उनका कहना है कि इससे इस्राएली सेना को भारी नुकसान और गाजा में मौजूद बंधकों की जान जोखिम में पड़ सकती है। दूसरी ओर हिब्रू मीडिया में यायर के ट्वीट को लेकर काफी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि उनके पास कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं है। फिर भी उन्होंने सेना प्रमुख पर इतनी बड़ी साजिश का आरोप लगा दिया। इसने देश में राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के बीच गंभीर टकराव की स्थिति पैदा कर दी। सवाल है कि नेतन्याहू के खिलाफ क्या सेना प्रमुख ने फाइनल कुछ अंदर खाने तैयार कर रखा है या कुछ बेहद बड़ा वो कर रहे हैं। गाजा में नेतन्याहू पूर्ण कब्जा चाहते हैं, लेकिन सेना प्रमुख के लॉजिक से वो हैरान है। शायद नेतन्याहू के बेटे को कुछ ऐसा इनपुट मिला हो। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इजराइल ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाकर अपने बंधकों की रिहाई की मांग की। इजराइल ने बंधकों की हालत को देखते हुए ये बैठक बुलाई थी। दरअसल हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक बंधक एफ्तियार डेविड को अपनी ही कब्र खोदते हुए दिखाया गया। न केवल फिलिस्तीनियों ने बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ज्यादातर सदस्यों ने गाजा में 2 महीने से जारी नाकेबंदी और संघर्षरत क्षेत्र में पर्याप्त भोजन न पहुंचने देने के लिए इजरायली सरकार और सेना को दोषी ठहराया।